Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. आज हम काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं और ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके थे हम पहले, फिर बीच में थोड़ा गैप वगैरह आया, बट अब हम कोशिश करेंगे कि विद इन 10 to 15 डेज इस चैप्टर को कम्प्लीटली डन करें। जो हमारे रिमेनिंग 10-12 लेक्चर्स बचे हैं, बहुत जल्दी फ्लुएंसी के साथ और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ अपन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और अपने कंटेंट में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया कंटेंट रखेंगे और इस चैप्टर को बहुत जल्दी से कंप्लीट करते हैं। और अगर आप इन चैप्टर्स को बढ़िया से फॉलो करते हो तो आपको मैकेनिक्स के फाउंडेशन बहुत अच्छा होल्ड मिलने वाला है। तो बहुत बढ़िया से चैप्टर को फॉलो करें। बहुत सारी नई नई कंसेप्ट आज हम देखने वाले हैं, जिसमें आज की क्लास की अगर बात करें तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे, जैसे कि आप देख चुके होंगे, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे बेसिक फंडामेंटल्स आज हम डन करेंगे। और फिर कुछ नए लेक्चर्स में जैसे वेक्टर ट्रायंगल वगैरह मेथड्स हमें कैसे यूज़ करने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है। अगर आप प्रोजेक्टाइल को बहुत बेसिक से बहुत बढ़िया लेवल तक डेवलप करना चाहते हैं तो 3 लेक्चर्स प्रोजेक्टाइल के मेरे साथ बने रहें। आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको बाद में समझना है। तो चलो शुरू करते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे किस तरह से होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल की अगर बात करें तो अगर हम किसी बॉल वगैरह को, मान लो ये अपने पास एक ग्राउंड है, ग्राउंड से बॉल को ऐसा फेंक दें, तो प्रोजेक्ट अगर ऐसा करें बिल्कुल ऊपर ग्राउंड से 90 डिग्री के साथ, तो क्या देखेंगे आप, ऐसा जाएगा ये और वापस इसी के अलोंग नीचे आ जाएगा, ऐसा ऊपर जाएगा और इसी के अलोंग नीचे आ जाएगा। तो इस केस में आपका मोशन एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होने वाला है। बट अगर अदर देन दिस 90, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ ग्राउंड और फ्रॉम अ हाइट, किसी भी जगह से एट एन एंगल अदर देन 90, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से देखें तो 90 को छोड़कर किसी और एंगल से अगर प्रोजेक्ट करें, मैं अभी हॉरिजॉन्टल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उस केस में जैसे यहाँ से ऐसा प्रोजेक्ट करें किसी थीटा एंगल पे, तो ये बॉडी कुछ ऐसा मूव करने वाला है। और इस तरह के मोशन को ही अपन क्या बोलने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल। इस तरह के पाथ को या फिर इस तरह के मोशन के, जब भी बॉडी इस तरह का कुछ मोशन करे तो ऐसे मोशन को अपन प्रोजेक्टाइल मोशन बोलने वाले हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को बेसिकली अपन 3 हिस्सों में तोड़ेंगे। एक ग्राउंड टू ग्राउंड, फिर सेकेंड हम मान लेंगे किसी हाइट से प्रोजेक्शन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कुछ डिफरेंट नहीं है, सब एक ही चीज़ है। फाउंडेशन अच्छा रखो तो ये सारी चीज़ें आप खुद से डिराइव करोगे, ठीक है। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ कि आपको भी समझ में आए, बाकी है ये सारी चीज़ें सेम। और थर्ड है इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्शन, इंक्लाइन प्लेन से प्रोजेक्शन वगैरह। तो ये तीन पार्ट में हम इस चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो इन सारी चीज़ों को हम जितने भी मेथड होते हैं वो सारे मेथड से चीज़ों को सीखेंगे। एक नॉर्मल फंडामेंटल्स जो डेवलप करेंगे और उसके बाद वेक्टर ट्रायंगल को कैसे यूज़ करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ये वो करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज अगर आप वेक्टर ट्रायंगल में अच्छा कमांड रखते हैं तो इस चैप्टर में नहीं, बाकी आने वाले रिलेटिव इन 2 डायमेंशन और आगे आने वाले और भी चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो यहाँ से ही चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे अपन। तो ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे कि ग्राउंड टू ग्राउंड के सारी चीज़ों को, और अगर टाइम बचता है तो प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट के सारी चीज़ों को डन कर लें पहले वीडियो में। फिर इंक्लाइन प्लेन और कुछ क्वेश्चंस के 2 लेक्चर्स अपन और बना लेंगे, ठीक है। तो आज बात करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के। तो ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब है, आप खुद ही समझ रहे हो कि ग्राउंड से फेंक रहे हैं और ग्राउंड को ही गिर रहा है, ऐसा कुछ ग्राउंड से फेंक रहे हैं किसी एंगल पर और वापस से ग्राउंड पे ही गिर रहा है। मतलब जिस भी हाइट से फेंक रहे हो उसी हाइट पे गिर जाए, तो उस केस में मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। हो सकता है एक हाइट से फेंके और इसी हाइट पे गिरा लें, तो दिस इज ऑल्सो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन जैसा ही चीज़ हो रहा है ये, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड।
अच्छा ठीक है, तो इस केस में आप क्या देख सकते हो कि हमने एक इनिशियल वेलोसिटी दी, कुछ टर्म्स होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है जो कि हमने दिया यू से डिनोट कर रहे हैं। अब जब देखो आप इसको आगे का मोशन कैसे होने वाला है, थोड़ा सा मोशन समझते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें और बेहतर समझ में आएगी। तो आप देख रहे हो कि बॉडी पर जैसे अपन ने प्रोजेक्ट किया तो बॉडी पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक नीचे की तरफ लग रहा है इस पे वेट, और अगर आप देखें तो इस पे और कोई भी फोर्स नहीं है। अगर नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की बात करें तो सिर्फ एक वेट इस पे लग रहा है, सिर्फ एक वेट इस पे लग रहा है। और अगर इस पे वेट लग रहा है तो मैं बोल सकता हूँ एक्स डायरेक्शन पे एफ नेट 0 है और वाई डायरेक्शन पे एफ नेट माइनस एम जी है, बिकॉज नीचे की तरफ लग रहा है। तो एफ वाई इज माइनस एम जी। तो इसका मतलब क्या है कि ए एक्स 0 होगा और सेकेंड ए वाई माइनस जी होगा। तो एक चीज़ तो अपने को यहाँ पर समझ में आ गया कि इस प्रोजेक्टाइल पे जब हमने यू से प्रोजेक्ट किया तो इसके एक्स डायरेक्शन पे कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, और एक्सेलेरेशन नहीं होने का मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है। और सेकेंड केस में अगर देखें वाई एक्सेस के अलोंग की चीज़ें को अगर बात करें तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, mg का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, मतलब इस पे वर्टिकल डायरेक्शन पे एक एक्सेलरेशन है विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ। मतलब अगर इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करें तो हमने किससे प्रोजेक्ट किया था, यू से हमने प्रोजेक्ट किया था। अगर मैं इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ूं तो एक ये यू कॉस थीटा बनेगा और एक ये यू साइन थीटा बनेगा। तो आप देख सकते हो ये जो u cos थीटा है ये नॉट चेंजिंग है, मतलब बोल सकते हैं ये थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल ये u cos थीटा ही बने रहेगा, बिकॉज हमने क्या देखा x के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है। जबकि हम u sin थीटा के बारे में बात करें तो u sin थीटा कैसा है, चेंजिंग है, ये चेंजिंग है, बिकॉज हम देख रहे हैं इसको ग्रेविटी लगातार नीचे खींच रही है। तो पहले क्या होगा u sin थीटा की वजह से, अब अगर वेक्टर को ड्रॉ करूं मैं थोड़ा बेहतर वे में तो आप देख सकते हो कि पहले u cos थीटा का साइज ये था, ये तो हमेशा वैसा ही बना रहेगा u cos थीटा का साइज हर एक पॉइंट पे। बट u sin थीटा का साइज लगातार डिक्रीज होगा, पहले ये था थोड़ा कम हुआ है, यहाँ पर और कम हो गया और यहाँ पर बिल्कुल 0 हो गया है। मतलब हम बोल सकते हैं u sin थीटा मतलब u y पहले u sin थीटा से 0 होगा और 0 से होने के बाद फिर आगे अगर आगे देखें तो फिर से इसके पास वेलोसिटी ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ आनी शुरू होगी। यहाँ से नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है, यहाँ पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसके बाद अब ये वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ बनना शुरू होगा और ये लगातार ऐसा नीचे की तरफ इंक्रीजिंग वेक्टर के फॉर्म में आएगा। मतलब अगर हम इस पूरे मोशन पे देखें तो u cos थीटा कांस्टेंट है, u sin थीटा इंक्रीज हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर 0 होता है और 0 होने के बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है नीचे की डायरेक्शन पे। तो ये वेलोसिटी इस तरह से चेंज हो रहा है, इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो इस तरह से कुछ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अब आगे बात करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें बात करना है। तो उन सारे टर्म्स को किस तरह से दिमाग में रखें, उन सारे चीज़ों को किस तरह से दिमाग में रखें वो देखते हैं। तो जब मैंने इस पे प्रोजेक्शन किया तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा गया, आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा गया। तो जब ये ऐसा जा रहा है तो 3 तरह के टर्म्स लिखेंगे। पहले तो एक होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड होगा रेंज और तीसरा होगा मैक्सिमम हाइट। तो पहले इन तीनों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इनके लिए वेक्टर ट्रायंगल से कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के। तो देखो जब ये प्रोजेक्टाइल को अपन फेंक रहे हैं तो जिस पॉइंट से फेंके हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो एक्सिस है उस पे जैसे डिस्प्लेसमेंट जब तक है, मतलब बोल सकते हैं जमीन से ऊपर जब तक बॉल है
तब तक अगर आप टाइम देखोगे तो जैसे ज़मीन से ऊपर जितनी टाइम तक के लिए बॉल ऊपर है वो टाइम अपना क्या कहलाने वाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम फॉर विच द बॉडी विच इज इन प्रोजेक्टाइल वॉज इन एयर। तो जो भी बॉडी प्रोजेक्टाइल पर है वो कितने टाइम तक हवे पर था, मतलब ग्राउंड से ऊपर था, वो टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। मतलब अगर मैं इस जगह पर टाइम को 0 बोल दूं तो अब ये, और मैंने अब यहाँ पर अपनी स्टॉप वॉच को शुरू किया और ये जैसे यहाँ से आना शुरू किया और फाइनली जब ये जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड है उस वक्त होने वाले टाइम तक हम बोल सकते हैं, मान लो उस वक्त टाइम हमारे घड़ी पे टी दिखा रहा है तो ये जो टी है यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जब भी कोई बॉडी गिर रहा है तो वो कितनी देर के लिए हवे पर था, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। और अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आप डिफाइन कर रहे हो तो हम क्या यहाँ से और क्या रिलेशन निकाल पा रहे हैं कि एट द मोमेंट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट कब अचीव होता है, जब वर्टिकल डायरेक्शन पे इस एक्सेस पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, 0। बिकॉज मैंने यहाँ से ही फेंका था वर्टिकल एक्सेस से, इस पॉइंट से ही 0 से फेंका था और वापस से ये वर्टिकल हाइट इसका फिर से 0 हो गया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जिस वक्त वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है उस वक्त होने वाला टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं क्या लिख लूँ, तो पॉइंट साइड में लिखते हुए चलते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर बात करें तो when vertical displacement is 0 then time becomes time of flight। जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है उस वक्त होने वाला टाइम ऑफ फ्लाइट हम बोलने वाले हैं। चलो ठीक है। सेकेंड टर्म आता है रेंज। तो पहले रेंज के बारे में बात करते हैं फिर उसका कंडीशन देखते हैं क्या बन रहा है। तो आप देखो रेंज क्या है कि जितनी देर बॉडी हवे पे था, मतलब एक इम्पैक्ट के पहले ग्राउंड से जब हमने फेंका है और जब वो अगला इम्पैक्ट ग्राउंड पे करेगा उसके पहले उसने हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, ग्राउंड से वापस में इम्पैक्ट होने के पहले तक वो हॉरिजॉन्टल में कितना चल चुका है, दैट इज योर रेंज। तो रेंज अगर देखें तो यहाँ पर अब ये ज़मीन को हिट वापस से करने वाला है और यहाँ से फेंके थे और हॉरिजॉन्टल में इसने ये डिस्टेंस कवर किया है, तो दिस डिस्टेंस इज योर रेंज। तो रेंज हम के लिए कंडीशन क्या बोल सकते हैं, देखो डेफिनेशन इसका याद करने से होगा नहीं, तो कैसे क्वेश्चंस में अप्रोच करना है, चीज़ों को कैसे डिराइव करना है अभी से सीखना है। तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को बता रहा हूँ कैसे सोचना है। व्हाट इज रेंज? रेंज इज द डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हेन बॉडी इज अबाउट टू हैव अनदर कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। जब बॉडी ग्राउंड के साथ अगला कॉन्टेक्ट करने वाला होगा उस वक्त होने वाला हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को ही हम रेंज बोलेंगे। अच्छा, और बॉडी अगला कांटेक्ट जब करने वाला होता है तो घड़ी में समय क्या हो जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस वजह से मैं और क्या बोल सकता हूँ, रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट पे बॉडी ने हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया है, दैट इज रेंज। तो कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा रेंज के लिए कि व्हेन t is equals to time of flight then sx is equals to range। जब टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा उस वक्त होने वाला हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट रेंज बोलने वाले हैं अपन। ठीक है, अब लास्ट आ जाते हैं मैक्सिमम हाइट। लास्ट इज मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट के लिए अगर बात करें तो अगर इस मोशन को हमने पीछे यहाँ पे सीखा तो हम क्या देख रहे हैं, बॉडी पहले, अच्छा बॉडी ऊपर क्यों जा रहा है, पहले तो ये समझते हैं ऊपर क्यों जा रहा है, बिकॉज उसके पास ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अगर ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होगी तो उसे ऊपर कौन ले जाएगा, कोई भी नहीं।
तो बॉडी तब तक ऊपर जाएगा जब तक उसके पास ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो आप देख रहे हो कि आपने यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में u sin थीटा दिया था, बट ये लगातार u sin थीटा ग्रेविटी की वजह से कम होता गया और यहाँ पर और कम हुआ और यहाँ पर फर्दर जीरो हो गया। मतलब इस पॉइंट के बाद बॉडी को और ऊपर ले जाने वाला कोई नहीं है, बल्कि अब जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो नीचे बनना शुरू हो जाएगा। मतलब अब वो इस पॉइंट के बाद और ऊपर नहीं जाएगा, अब नीचे जाना शुरू करेगा। तो मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है, कब? जब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जैसे जीरो होगी उस वक्त उसने वर्टिकल में जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा उसे ही हम मैक्सिमम हाइट बोलने वाले हैं। तो अगर मैक्सिमम हाइट के लिए कंडीशन लिखें तो मैं लिख सकता हूं when Vy is equals to 0, then जब Vy 0 हो जाए तब हम बोल सकते हैं Sy उस वक्त होने वाला Sy ही मैक्सिमम हाइट है। तो मैंने 3 कंडीशन लिख दिया है आपके लिए, और अब इनका डेरिवेशन और जो भी इनका डेटा और फॉर्मूला डेराइव होगा वो इसी से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन पता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन पता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन पता है। तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पर यूज़ करते हुए इन तीनों चीज़ों का फॉर्मूला डेराइव बहुत ईजिली कर सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक है, बट जिस तरह से आपको डिफाइन करना है, आपको कैसे सोचना है चीज़ें, वो बिल्कुल बहुत बढ़िया से डेवलप कर सकते हो। और बिल्कुल भी मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा, शुरू से लास्ट तक सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, बट बहुत कंसाइज वे में। मुझे पता है कौन सी चीज़ों को कितना समय देना है, ये इतना समय देने लायक चीज़ था समझने के लिए, हमने उतना समय इसको दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका डेरिवेशन, इसके लिए फॉर्मूला और इसके लिए फॉर्मूला, तीनों के लिए फॉर्मूला नॉर्मल इस कंडीशन के थ्रू निकालते हैं, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द वेक्टर ट्रायंगल की वेक्टर ट्रायंगल से इन तीनों को किस तरह से डिराइव किया जाएगा। ओके, सो सबसे पहले आ जाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कंडीशन जैसे आपने देखा है कि हमें पता है कि व्हेन t इज इक्वल्स टू कैपिटल T, उस वक्त होने वाला जब टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो निकालना है, तो मैं बोल सकता हूँ व्हेन Sy इज 0 देन T इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें वर्टिकल डायरेक्शन के साथ चीज़ों को डील करना है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड टाइम रिलेशन लिखते हैं। तो S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और सारी चीज़ें वर्टिकल में लिखेंगे, तो सारी चीज़ें मैं वर्टिकल के लिए यहाँ पर इक्वेशन में रख दिया हूँ। Sy इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो ये T कैपिटल T में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो ये कैपिटल T में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड व्हाट इज AY इज नथिंग बट माइनस G। इस टर्म को पूरा उधर भेजते हैं, हाफ G कैपिटल T में कन्वर्ट हो चुका है इज इक्वल्स टू UY इंटू T। तो यहाँ से T वगैरह के टर्म को कैंसिल कर लो और आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा 2UY/G, जिसे आप फर्दर लिख सकते हो 2U sin θ/G। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलने जा रहे हैं, मतलब समय, टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन बॉडी इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड अगेन। जिस टाइम पे बॉडी ग्राउंड को फिर से हिट करने वाला है उस वक्त होने वाला समय आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। सेकंड इज रेंज। तो रेंज के लिए देखते हैं कैसे करें। सो रेंज की अगर बात करें, कंडीशन हमें पता है कि T इज इक्वल्स टू कैपिटल T पे होने वाला Sx ही अपना रेंज है। तो फॉर्मूला अब x डायरेक्शन पे लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट टाइम ही लगाना है। तो Sx इज इक्वल्स टू ux T प्लस हाफ इंटू AX इंटू T स्क्वायर। हमने पहले ही पढ़ा है कि एक्सेलरेशन अलोंग दी x 0 होता है। क्या हमेशा होता है? नहीं। अगर नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है तो होता है। अगर कोई और फील्ड लगा दें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें या फिर किसी एक्सेलरेटेड बॉडी से प्रोजेक्ट कर दें, तो एक्स्ट्रा फोर्सेस आ सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल में बस AX का टर्म और एक्स्ट्रा आएगा और कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं होगा वो। तो फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर हैं तो आपको वो सवाल भी बिल्कुल नॉर्मल लगने वाला है, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। सो Sx इज इक्वल्स टू UX T प्लस हाफ। तो जैसे मैं, ये टर्म तो हमेशा 0 है और मुझे पता है कि अगर मैं इसको कैपिटल T बनाता हूँ तो ये टर्म अपना
रेंज में कन्वर्ट होगा। तो रेंज इज यू एक्स विच इज यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2u साइन थीटा बाय जी। और यहाँ से आप देख सकते हो रेंज इज 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, जिसको फर्दर अपन लिखेंगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये रेंज के लिए बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला आ गया, याद रखना है आपको, मेंस वगैरह एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। बाकी याद रखने से सिर्फ होगा नहीं, आपको कैसे सारी चीज़ें सोचनी है वो भी आना चाहिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं अब ये भी बता दूँ आपको कि आप देख सकते हो यहाँ पर साइन थीटा और डॉट कॉस थीटा है, तो अगर इनका मल्टीप्लिकेशन चल रहा है यहाँ पर, तो अगर मैं थीटा से प्रोजेक्ट करूँ या फिर 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करूँ, अगर थीटा से करता हूँ तो ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, और अगर 90 माइनस थीटा से करता हूँ तो ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, तो ओवरऑल रिजल्ट सेम ही आने वाला है। इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि एक थीटा डिग्री के प्रोजेक्शन पे और 90 माइनस थीटा डिग्री के प्रोजेक्शन पे वी विल गेट सेम रेंज। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मैं सेम u की स्पीड से या तो थीटा से फेंकूं या फिर 90 माइनस थीटा से फेंकूं, दोनों केस में मुझे रेंज की वैल्यू सेम मिलेगी। दो हमारा हाइट डिफरेंट हो सकता है कि अगर मैं पहले वाले केस की बात करूं तो मैंने कम एंगल से फेंका है तो ये कुछ ऐसा जाके गिरने वाला है, और सेकेंड केस में मैंने थोड़े ज़्यादा एंगल से फेंका है तो ये कुछ ऐसा जाके गिरने वाला है। बट दोनों केस में ये जो रेंज वाली वैल्यू है ये बिल्कुल आपको सेम मिलने वाली है। तो बहुत बेसिक सा रिजल्ट है, याद रहना चाहिए, काम आ सकता है कभी, तो ये आप अपने नोट्स वगैरह पे लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एंड रेंज के बाद देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मैक्सिमम हाइट। तो देखते हैं मैक्सिमम हाइट किस तरह से लिखना है। थर्ड थिंग इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब आपको पता है कि वो सबसे ज़्यादा कितना ऊपर गया है अपने थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, तो इस वजह से हमें इसका रिलेशन भी पता है कि वी वाई ज़ीरो होने पर एस वाई ही आपका एच मैक्स होता है। तो इस हिसाब से मुझे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पता है, तो आई विल यूज़ थर्ड इक्वेशन। सो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एस वाई, और मुझे पता है कि अगर मैं इस वी वाई को ज़ीरो कर दूँ तो ये एस वाई एच मैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वैल्यूज़ फर्दर रखते हैं, सॉल्व करने पर ये कुछ आएगा यू वाई स्क्वायर बाय 2g इज योर एच मैक्स, और एच मैक्स की अगर ओवरऑल देखें तो क्या लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये अपने पास इसका रिजल्ट डेराइव हुआ। तो आप देख सकते हैं तीन सिंपल से रिजल्ट्स हैं, और तीनों रिजल्ट्स हमारे काम के, तो हमें याद रख लेना चाहिए। बार बार डेराइव करने से अच्छा है इस छोटे मोटे मेंस लेवल के क्वेश्चन के लिए आप इनको डायरेक्ट यूज़ कर पाओ। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमने सीख ली, मैक्सिमम हाइट, रेंज, और उसके पहले हमने टाइम ऑफ फ्लाइट। अब कोशिश करते हैं कि इन सारी चीज़ों को ही हम यूजिंग वेक्टर ट्रायंगल सीखें कि किस तरह से वेक्टर ट्रायंगल ड्रॉ करना है और इन सारी चीज़ों को किस तरह से डिराइव करना है। तो नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेक्टर ट्रायंगल्स। तो तीनों चीज़ों को यूजिंग वेक्टर ट्रायंगल देखेंगे किस तरह से होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा बोलेंगे कि वेक्टर ट्रायंगल लेंथी लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, लेंथी हो सकता है किसी इन सारे छोटे मोटे सवाल में वो ज़्यादा आसानी से काम कर गया हो, बट ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ और डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। बड़े बड़े कैलकुलेशंस आगे इंक्लाइन के प्रोजेक्टाइल पे जो भी चीज़ें आगे आने वाली हैं हेल्प करेगा। शुरू से ही आप इसके ऊपर अच्छा कमांड बनाएंगे, आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा, आगे के टॉपिक्स में भी काम आने वाला है। तो अभी से ही इसको बहुत ऑनेस्टली चीज़ों को देखेंगे, ये नहीं कि उससे आसानी से काम हो जा रहा है तो इसको क्यों करना, ये सारी चीज़ें फालतू चीज़ें यहाँ पर अभी ना करें आप। तो यूजिंग वेक्टर ट्रायंगल देख लेते हैं किस तरह से वेक्टर ट्रायंगल बनाते हैं। तो पहले तो एक चीज़ देख लेते हैं कि अपने पास रिलेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस
हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। हम ये दो रिलेशंस यूज़ करना चाहेंगे जब हम वेक्टर ट्रायंगल की बात करेंगे, तो ज़्यादातर या फिर ऑलमोस्ट हर केस में हम ये दो रिलेशंस के साथ ही आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हो कि जो किसी भी टाइम पर होने वाला वेलोसिटी है, व्हाट इज वी, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल, अगर वो अपने को चाहिए तो एक इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो कि कांस्टेंट है और एटी वेक्टर जो कि लगातार समय के साथ बढ़ रहा है, बट वेक्टर है उसका डायरेक्शन फिक्स है बट समय के साथ मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है बिकॉज टाइम बढ़ रहा है, इन दोनों के वेक्टर का एडिशन है आपका ये। तो अगर आप ये वेक्टर और इस वेक्टर को किसी भी टाइम पर बनाते हैं और दोनों का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन करते हैं या फिर जो भी एडिशन वगैरह करते हो, तो आपको v वाली वेलोसिटी मिल जाने वाली है। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर आप देखें तो एक ये u वेक्टर है और दूसरा ये हाफ a इंटू टी स्क्वायर वेक्टर है, दोनों आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सॉरी, बस मुझे u नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, ut लिखना चाहिए। तो ये जो ut वेक्टर है ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हाफ ए टी स्क्वायर ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इन दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का के एडिशन से मुझे किसी भी टाइम पर होने वाला नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलने वाला है फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस हैं जिसको हम यूज करने वाले हैं। तो चलो अब इनके ट्रायंगल्स को बनाते हैं। तो आप देख सकते हो वेलोसिटी ट्रायंगल एक बनाएंगे और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल बनाएंगे। तो जिस भी केस में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा उसका ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले अगर देखूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तो आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट में मुझे किसका रिलेशन पता है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपने बार बार मैं इस चीज़ों को रिपीट कर रहा हूं, तो क्या लिखें अपन टाइम ऑफ फ्लाइट में एस वाई की वैल्यू 0 हो जाती है, उस वक्त होने वाला टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट में मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट टाइम, ये सारी चीज़ें पता होती नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट का ट्रायंगल बनाऊं जिससे कि मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मिल जाए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ट्रायंगल बनाते हैं। तो देख लो, सबसे पहले ये अपने पास बन गया हॉरिजॉन्टल लेवल जहाँ से प्रोजेक्शन हुआ है, और अगर आप देखें तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सेपरेशन, और एट द टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पता है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे होगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है वो 0 होना चाहिए। तो पहला वेक्टर था यूटी वेक्टर जो कि समय के साथ बढ़ रहा है। तो मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट में ये बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसा हो गया, मैंने किसी थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है और ये वाला वेक्टर टाइम ऑफ फ्लाइट में इसका लेंथ क्या हो गया है यूटी, और सेकंड वेक्टर है आपका हाफ जी टी स्क्वायर। जी क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन इज जी और ए का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इस वजह से नीचे की तरफ वेक्टर बनेगा। और अगर मैं यहां पर रोक देता हूं, अगर मैं इस वेक्टर को कहीं यहां पर रोक देता हूं, अगर आप देखें इस जगह पर, तो देख सकते हो आप इन दोनों का एडिशन ऐसा करोगे और इस केस में आपको कुछ वर्टिकल कंपोनेंट भी मिल चुका है और हॉरिजॉन्टल भी मिल चुका है। तो ये आप किसी और टाइम पे निकाल रहे हो, बट अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पे निकालना है तो ये चीज़ ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाना चाहिए, बिकॉज उस वक्त डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे है। तो ये जो हमने देखा यू टी वेक्टर हो गया और ये कौन सा वेक्टर हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर हो गया, और दोनों का एडिशन मुझे क्या देने वाला है, नेट वेक्टर। और उस वक्त होने वाला डिस्प्लेसमेंट, उस वक्त होने वाला डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, रेंज है, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट पर होने वाला डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल पे ही सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्टिकल पे तो 0 हो जाता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो रेंज ही है एट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये वाला ट्रायंगल का लेंथ एक तरह से रेंज भी है, तो हम यहाँ पे रेंज भी कैलकुलेट करेंगे एज वेल एज टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हो वो वाला एंगल 90, ये 90 बन गया, ये 90 माइनस थीटा बन गया। और अब आपको कुछ भी नहीं करना होता है, यूज साइन लॉ, डायरेक्टली साइन लॉ यूज करो और चीज़ों को फाइंड करो। पहले मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो मैं एक ये टाइम वाला टर्म है, ये भी एक टाइम वाला टर्म है, इनके लिए साइन लॉ लगाता हूँ। तो साइन लॉ में हम पढ़ते हैं साइड अपॉन ऑपोजिट, जो भी एंगल है उसका साइन,
और ये साइड अपॉन इसके जो भी ऑपोजिट एंगल है इसका साइन, दोनों का रेशियो आपस में कांस्टेंट होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार साइन लॉ का बेसिक सा डेफिनेशन वगैरह देख के आ सकते हो। तो हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पर मैं इसको किससे डिवाइड कर सकता हूँ, साइन थीटा, और इसको इक्वल लिखूंगा यू टी अपॉन साइन 90। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से एक टाइम वगैरह को आप करो कैंसिल, और साइन 90 को लिखो 1, तो यहाँ से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ रही है इसका 2 इधर गया तो 2u साइन थीटा बाई जी, जो कि वहाँ से डिराइव किए थे। और सेकंड अपने को रेंज चाहिए, तो रेंज में आप इस साइड को इंक्लूड कर लो इसके साथ। तो अब रेंज के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r बाय साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू u टाइम्स ऑफ यू टी बाय साइन 90, और t की वैल्यू अपन लिख लेते हैं u, और t की वैल्यू लिख लो, t इज 2u साइन थीटा बाय जी, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा। अच्छा ये तो हो गया। अब रेंज चाहिए, तो रेंज थीटा के लिए इस कॉस थीटा को इस साइड भेज देते हैं। तो रेंज की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से, अगर इस साइड लिखूँ मैं, तो रेंज इज अगेन 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, जिसको साइन 2 थीटा बीटा अपन पहले भी लिख चुके हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि वेक्टर ट्रायंगल की मदद से हम कैसे चीज़ों को आगे डिराइव वगैरह कर सकते हैं। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट लास्ट हमारा बचा है मैक्सिमम हाइट, उसको भी डिराइव करके देखते हैं, फिर आगे चीज़ों को समझेंगे। तो नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट। तो देखो मैक्सिमम हाइट में हम चीज़ों को थोड़ा लेंदी करेंगे, बट हाँ जैसे हमने डिराइव करना सीखना है तो करेंगे। आप जो बोलोगे कि ये थोड़ा लेंदी हो गया सर, पीछे वाला मेथड बहुत आसान था, तो आप ऐसा बोलोगे तो आप गलत कर रहे हो, बिकॉज ये मैं आपको इस पर्टिकुलर जगह सिखा नहीं रहा हूँ, आपको आगे के लिए ट्रेन करना चाह रहा हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखना चाहिए, ना कि आपको इधर उधर का बात करना चाहिए बैठकर। तो अब आगे हम देखते हैं क्या हो रहा है। मैक्सिमम हाइट के लिए अगर देखें तो यहाँ से प्रोजेक्शन मैं कर रहा हूँ, और अगर हम बात करें तो पहले मैं वेलोसिटी ट्रायंगल निकाल लेता हूँ, बिकॉज मुझे वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर बिकॉज मुझे मैक्सिमम हाइट के केस में रिलेशन क्या पता है कि वी वाई की वैल्यू 0 होती है, उस वक्त होने वाला एस वाई ही एच मैक्स है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि वी वाई 0 किस टाइम पर हो रहा है। चाहो तो नॉर्मल मेथड से निकाल लो, और ये आपको पता भी होना चाहिए बिल्कुल आइडेंटिकल मोशन है, तो जैसा मोशन इधर है वैसा मोशन इधर है, मैक्सिमम हाइट बीच में ही हुआ है, तो t/2 होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। बट फिर भी उसको वेक्टर ट्रायंगल से एक बार कोशिश करते हैं देखकर। तो हमें पता है कि एट दिस इंस्टेंट वी वाई 0 है, मतलब जो नेट वेलोसिटी है वी एक्स ही होगा। जो नेट वेलोसिटी है वो vx ही होगा, मतलब जो नेट वेलोसिटी है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे आना चाहिए। तो अगर मैं वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करूं यहाँ पर, अगर मैं वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, u विच इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। और जो gt वेक्टर है वो लगातार समय के साथ बढ़ रहा है। किसी और इंस्टेंट पे ऐसा होता तो नेट वेलोसिटी ऐसा आता, नेट वेलोसिटी ऐसा आता किसी भी इंस्टेंट पे किसी थीटा एंगल पर। और जैसे जैसे नीचे जा रहा है ये, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, तो ये जीटी वेक्टर और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस वक्त इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी पास जो नेट वेलोसिटी आ रही है वो इनका वेक्टर एडिशन ऐसा आएगा, मतलब जो भी नेट वेलोसिटी है वो सिर्फ वीएक्स की डायरेक्शन पे ही बच रही है। तो ये जो टाइम है, इस वक्त होने वाला जो टाइम है, इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मैक्सिमम हाइट वाला ही वक्त है, मैक्सिमम हाइट पर होने वाला ही कंडीशन है। इसके बाद और टाइम बीतेगा तो आप देख सकते हो ये थोड़ा और नीचे जाना शुरू होगा, और अब वेलोसिटी का जो सेकंड कंपोनेंट है वो वर्टिकल में नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है, मतलब अब बॉडी नीचे जाना शुरू कर गई है। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरह से चीज़ों को बोल रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आगे देखें तो मुझे क्या लिखना चाहिए, ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 है, और ये 90 माइनस थीटा है। व्हाट इज थीटा, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और कुछ भी नहीं। तो अगर मुझे यहाँ पर लिखना है तो u बाय साइन 90 इसको इक्वल लिख सकता हूँ gt बाय साइन थीटा। तो आप देख सकते हो t की वैल्यू आ रही है u साइन थीटा बाय g, जो कि t/2 है, विच इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ठीक है, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ निकाल लिया इसकी वेलोसिटी। अब मैं डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल बनाता हूँ, बिकॉज मुझे एच मैक्स के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल बनाकर देखते। तो आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल में
ये मैंने ड्रॉ किया एक वेक्टर, या फिर मान लो ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया ऐसा, और दूसरा वेक्टर मेरा हो रहा है कुछ या फिर पहले तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल बना लूँ एक, ये अपना हॉरिजॉन्टल बन गया, टाइम 0 पे ऐसा हॉरिजॉन्टल बन गया, मतलब ये ग्राउंड है, और इसके साथ यूटी वेक्टर जो कि समय के साथ बढ़ रहा है, और हमें पता है कि इस इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में भी है और वर्टिकल पे भी है, तो हाफ जी टी स्क्वायर वाला टर्म कहीं यहाँ पर लाए कर रहा होगा, यहाँ पर लाए कर रहा होगा, और ये जो टर्म है ये अपना नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से आएगा, बिकॉज t/2 पे मुझे पता है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपने को मैक्सिमम चाहिए, तो यही होने वाला है मैक्सिमम। तो ये हो गया u इंटू टी, ये हो गया हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, और ये हो गया अपना नेट डिस्प्लेसमेंट। बट अपने को नेट नहीं चाहिए, हमको मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो नेट का वर्टिकल कंपोनेंट ही मैक्सिमम हाइट है, तो ये वाला पार्ट अपना एच मैक्स है, ये एच मैक्स है, और ये रेंज का हाफ है। अगर आप देखोगे तो रेंज का हाफ होना चाहिए, बट मैं अभी उसको लिख नहीं रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल में कैसा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, और अब मैं यूज करता हूँ साइड्स को, तो क्या लिखूंगा, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस एच मैक्स, जो कि ये वाला साइड है, बड़े वाले ट्रायंगल को देख रहा हूँ। अगर आप देखें तो मैं इस बड़े ट्रायंगल के बारे में चीज़ों को देख रहा हूँ, तो हाफ जी टी स्क्वायर प्लस एच मैक्स का ये जो भी पार्ट है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, यू टी बाई साइन 90, तो इसके पहले इसके नीचे तो साइन थीटा लिख लूँ, और ये इक्वल होना चाहिए यू टी बाय साइन 90, यू टी बाय साइन 90। तो यहाँ से आप चीज़ों को कैंसिल वगैरह कर सकते हो, ये कैंसिल हो गया, और ये t/2 का ही टर्म है, मुझे एच मैक्स चाहिए, तो एच मैक्स विल बी u टाइम्स ऑफ t की वैल्यू लिख लो, u 2u साइन थीटा बाई जी, और इसमें एक साइन थीटा का टर्म और मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर भेज रहा हूँ, और साथ में माइनस करना है हाफ इंटू जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकालना है, t/2 करना है एक तरह से। तो मैं क्या लिखूंगा, जो कि अभी ने डिराइव किया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, एक जी को करो कैंसिल। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आ गया, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और यहाँ पर उसका कुछ हाफ वाला टर्म आ रहा है, और अगर यहाँ पर देखें तो पहले वाले टर्म पे तो यहाँ से अब इनको माइनस माइनस करना है, और अपने को अपना रिजल्ट की तरफ हम पहुँच जाएंगे। तो क्या आ रहा है अगर देखें तो एच मैक्स विल बी 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, माइनस यहाँ से अगर देखें तो पहला वाला टर्म था u इंटू टी, तो t के बदले अपन 2u साइन थीटा बाई जी वाला टर्म लिख रहे हैं, और u इंटू टी, सॉरी मुझे यहाँ पर 2 नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज u इंटू टी ऐसा वाला t होना चाहिए ना, इस वाले t पे लिख रहा हूँ ना चीज़ों को, तो u इंटू टी, तो इस 2 को हटाता हूँ, तो ये 2 यहाँ से हट रहा है, और यहाँ पर आ जा रहा है हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। तो आप देख सकते हो दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो ये वाला टर्म ही बचेगा पॉजिटिव में, तो जो अपन एच मैक्स पहले डिराइव किए वो यहाँ से भी आ रहा है हाफ, या फिर हाफ को बाद में लिखो, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो बिल्कुल हाँ, ये थोड़ा लेंदी हो गया, आपको लग रहा होगा, बट यस आप सीख रहे हैं कुछ नया कि आपको कैसे इन सारी चीज़ों को यूज़ करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अगर यहाँ पे सीख रहे हो तो आगे 2 डायमेंशनल मोशन में आपके लिए वो बिल्कुल कुछ नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बाकी बहुत जगह ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो आप यहाँ से बढ़िया से सीखते हुए चीज़ों को चलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अपन, तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और इसके बारे में सारी चीज़ें बातें कर ली हैं। अब नेक्स्ट कोशिश करते हैं कि हम बात कर लें कि प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री वगैरह किस तरह से देखना है। ठीक है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड पे ट्रेजेक्ट्री देख लेते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ग्राउंड टू ग्राउंड पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो देखो किस तरह से होगा ये अपना ग्राउंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब ही क्या है कि आपको बताना है कि किसी भी टाइम x और y के बीच में क्या रिलेशन है। मतलब अगर आपको किसी भी वक्त
एक्स कोऑर्डिनेट पता है बॉडी का, तो आप वाई कोऑर्डिनेट बता पाओ, इसी चीज को अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का नाम देने वाले हैं। तो ठीक है, कोशिश करते हैं इसको भी डिराइव करने का। तो देखो मुझे यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट चीजें चाहिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम पे अगर लिखूं तो वो क्या होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स टी स्क्वायर। आप चिल्ला रहे होंगे सर ए एक्स टी स्क्वायर तो जीरो है, तो चलो इसको जीरो लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू होगी यू एक्स यू साइन थीटा विल बी यू कॉस थीटा टाइम्स ऑफ t। तो टाइम को यहां से रिप्लेस कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा, और इस टाइम को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में रख देंगे, इस टाइम को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे रख देते हैं। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे लिखते हैं एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा। और यहाँ पर ए वाई की वैल्यू को आप बोल रहे होगे कि सर माइनस जी लिख लो, तो ठीक है इसको माइनस जी लिख लेंगे। और किसी भी टाइम पे अगर अपने को कोऑर्डिनेट निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके बारे में फिर से वापस में बात करना नहीं चाहता हूँ। तो इस केस में एस वाई को मैं वाई लिखता हूँ, और यू वाई को यू साइन थीटा लिखो, और टाइम के बदले क्या लिखो, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और माइनस हाफ लिखो, जी लिखो, और टाइम का स्क्वायर कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर कर दो, और यहाँ पर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसको tan मैन के फॉर्म में लिख लो, और आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपका तैयार है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा, u वाले टर्म को कैंसिल कर लेते हैं, माइनस हाफ इंटू जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख सकते हो ये अपना क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, बिकॉज आगे जब हम सेफ्टी पैराबोला वगैरह वगैरह आगे चीज़ों को देखेंगे, जो कि मैंने कंसेप्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, कोशिश करूँगा आपको इस चैप्टर के साथ भी इसको इंक्लूड कर दूँ कभी। तो जब वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो यहाँ से ही शुरुआत होगी, इसी इक्वेशन से शुरुआत होगी। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ये। और इसी को अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप देख सकते हो, अगर मैं इस पूरे टर्म पे y को लिख लूँ एक्स tan थीटा माइनस हाफ, अच्छा यहाँ पर g एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मैं अगर एक साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दूं और साइन थीटा से डिवाइड कर दूं इस जगह की चीज़ों को, तो आप देख सकते हो एक साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का फॉर्मेशन करेगा, और एक कॉस थीटा और साइन थीटा नीचे रह जाने वाला है, और यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, और ऊपर से इस जी को नीचे ले आएंगे, वो रेंज का फॉर्मेशन कर देगा। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एक्स tan थीटा कॉमन ले लेंगे अपन, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ वन, यहाँ पर बचेगा सिर्फ वन, और अगर आप देखें तो इस जगह पर एक x बच रहा है, और नीचे की तरफ हमने किसकी वैल्यू लिखी हुई है, रेंज की वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पर लिखूंगा x बाय आर। तो इसका एक और फॉर्म है एक्स tan थीटा वन माइनस एक्स बाय आर, कॉमन फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा वन माइनस एक्स बाय आर। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए। इंपॉर्टेंट होगा किसी भी इंटरवल पे किसी भी टाइम पर, अगर आपको x पता है और आपको अगर y चाहिए, या फिर y को मैक्सिमाइज करना है, कुछ भी चीज़ों को करना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन अपने लिए होने वाला है। तो मेक इट एज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ये एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रिलेशन होने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इसमें हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया है कि किसी भी चीज़ को अगर अपन फेंक रहे हैं वगैरह जो भी कर रहे हैं, तो उस वक्त किस तरह से बॉडी का प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेक्टर ट्रायंगल से कैसे डील करना है। क्वेश्चंस को भी अब वेक्टर ट्रायंगल वगैरह से करने की कोशिश करेंगे आगे जब क्वेश्चंस वाला सेशन लगाएंगे तब। अभी आपने को मुझे लगता है ये थ्योरी क्लियर होगा, जो कि फर्स्ट पार्ट है। थोड़ा सा हम प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट वाले केस को भी देख लेते हैं। प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट, किसी हाइट से प्रोजेक्शन करते हैं और उसके लिए इक्वेशन वगैरह कैसे बनेंगे, तो जल्दी से देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं, तो बिल्कुल इसमें ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। तो ये किसी हाइट से अपन किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हाइट है।
चीज़ों को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर हाइट से। आई थिंक ये अब सीधा है ना, ओके। तो इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं इस हाइट से। तो प्रोजेक्शन तीन तरह से हो सकता है, एक ये V1, एक प्रोजेक्शन हो सकता है ऐसा V2 से, एक प्रोजेक्शन हो सकता है ऐसा V3 से, ठीक है। क्या डिफरेंस आएगा मैं ये बता दे रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ों में बार बार घोल मेल करना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं, मैं एक बार बस आपको बता दे रहा हूँ क्या डिफरेंस होगा। तो इसको केस 1 बोल रहा हूँ, इसको केस 2, इसको केस 3। तो केस 1 पे आप देख सकते हो यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा होगी और यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा होगी, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से फेंका हूँ। ये तीनों एक साथ नहीं फेंके, मैं तीन डिफरेंट केस को एक ही फिगर में बना रहा हूँ, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। और ये केस 1 हो गया, ए एक्स की वैल्यू 0 होगी, ए वाई की वैल्यू -g होगी। ये तो केस 1 के बारे में बात हो गया। अच्छा, केस 2 के बारे में अगर बात करें, केस 2 के बारे में बात करें तो क्या लगता है आपको? केस 2 पे यू एक्स पूरा यू हो गया, यू वाई कुछ भी नहीं था 0, ए एक्स ऑलरेडी 0 होता है, ए वाई आपका -g होता है। -g ही क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज एक ही फोर्स लग रहा है इस पे, ग्रेविटी नीचे की तरफ। और अगर केस 3 की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हो, इस केस में हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो इस एंगल से फेंक रहे हैं तो एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा, एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा वेलोसिटी का। तो यू एक्स तो आपका क्या बन रहा है, ऑलरेडी यू कॉस थीटा जैसा ही बन रहा है, बट यू वाई में क्या डिफरेंस आ गया है, -u साइन थीटा लिखना पड़ेगा, बिकॉज नीचे की तरफ कोई भी चीज़ों को अपन नेगेटिव लिखते हुए चल रहे हैं। तो -u साइन थीटा लिखते हैं, और फिर साथ में ए एक्स को तो ऑलरेडी जैसा लिखते आए हो, ए वाई को जैसा लिखते आए हो। तो ये तीनों केसेस के ब्रीफ बातें हो गई हैं। अब अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तीनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं? तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कंडीशन आप देख ही चुके हो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कंडीशन आप ऑलरेडी देख चुके हो। क्या करना होता है, हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट तब मिलता है जब बॉडी ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला होगा, जब बॉडी ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला होता है उस वक्त होने वाला टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर केस की बात करें, इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो ग्राउंड को कब हिट करने वाला है, ये ग्राउंड को ये कब हिट करने वाला है अगर इस पर्टिकुलर केस में देखें तो जब इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, पहले केस में देखें तो ऐसा जा रहा है। तो जब इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से फेंके थे अपन इनिशियली, यहाँ से, फाइनली कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर वर्टिकल में कितना नीचे आया है जो कि टावर का हाइट है। तो जैसे इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, इस वजह से साइन के साथ लिखना पड़ेगा। तो जिस वक्त वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h होगा उस वक्त होने वाला टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो अब आपको क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन लिखना है, sy इज इक्वल्स टू यू वाई टी -12 × g × t²। एस वाई को -h कर दो, यू वाई के बदले आपको पता है u साइन थीटा था, t -12 × g × t²। और जैसे ये t अब किस में कन्वर्ट हो गया है, ये t आपका टाइम ऑफ फ्लाइट में कन्वर्ट हो गया है। तो अब आप देख सकते हो कितना आसान हो गया है चीज़ें, अगर हम बेसिक चीज़ों को याद रखते हैं तो ये सब चीज़ हम 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है, इसको याद नहीं करना है, आपको इसे सॉल्व करना है जब भी इक्वेशंस वगैरह आए। अब इसमें आपको क्या चाहिए, रेंज चाहिए। तो रेंज कैसे निकालते हो, रेंज होता है टाइम ऑफ फ्लाइट पे, जब बॉडी अबाउट टू हिट द ग्राउंड होता है उस वक्त समय टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, और उस समय बॉडी हॉरिजॉन्टल में जो डिस्प्लेसमेंट करता है उसे अपन रेंज बोलते हैं। तो अगर रेंज की बात करें तो एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी +12 × ए एक्स t², इसको 0 करते हैं। और एस एक्स को अगर रेंज में बदलना है तो यू एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, यू कॉस थीटा, और ऊपर से आया हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट, ऊपर से जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट आया है उसकी वैल्यू लिख लो। तो इससे अपने को क्या मिल जाने वाला है, रेंज। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं चीज़ों को तेज़ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बिल्कुल रिपीट हो रही हैं सारी चीज़ें। अगर आप एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे होगे तो इतना कोप अप कर ही लोगे। तो ये हो गया अपना रेंज। और तीसरी बात करते हैं तो एच मैक्स। तो एच मैक्स में यहाँ पर टाइम वेस्ट करते नहीं है। एच मैक्स क्या होगा, जो पुराना वाला फॉर्मूला है उसको पहले यहाँ से यहाँ तक तोड़ लेते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसको h ऐड कर देंगे, ये h मैक्स हो जाएगा। और जो पुराना फॉर्मूला क्या था, इसको ग्राउंड टू ग्राउंड मान लो ना, यहाँ तक ग्राउंड बना लो इमेजिनरी,
और ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस एच, ये इसका मैक्सिमम हाइट होगा पूरे जर्नी पर। ठीक है, ये इस केस का हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में देख लेते हैं, सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकली अगर बात करें तो आपने कैसा प्रोजेक्ट किया है, ऐसा प्रोजेक्ट किया है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो इक्वेशन अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लिखूं, इस तरह का कुछ मोशन होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करें तो आप चाहो तो इसको वेक्टर ट्रायंगल से बना के देख सकते हो। शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट आप कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको सिखा दिया है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है बनना, बनेगा ज़रूर। थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो आप खुद से, अब वापस से इसको करने की नीड नहीं है अब। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में अपने को फिर से पता है, जब एस वाई की वैल्यू माइनस एच हो जाए उस वक्त होने वाला टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें तो माइनस एच इज इक्वल्स टू यू वाई, जीरो था इनिशियली, माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर हो गया, 2 को उधर भेज देते हैं। अच्छा, ये माइनस माइनस करते हैं कैंसिल, तो 2h क्या आ गया, 2h बाई जी, और साथ में रूट, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस रिलेशन पे, कि ये इंडिपेंडेंट आ रहा है यूके, मतलब आप किसी भी स्पीड से फेंको ये सेम टाइम पे गिरने वाला है। अगर आप धीरे फेंकेंगे तो ऐसा गिरेगा, तेज फेंकेंगे तो ऐसा गिरेगा, बट गिरेगा एक ही टाइम पे, बिकॉज ये जो रिजल्ट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ यू आ रहा है। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज के लिए हमें पता है एस एक्स निकालना होता है, तो एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी, और यू एक्स की वैल्यू थी यू कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पर तो यू पूरा यू था, और टाइम हमें लिखना पड़ेगा 2h बाय जी। तो इस तरह से आप रेंज वगैरह भी निकाल सकते हो, और इसमें मैक्सिमम हाइट वगैरह निकलने की तो ज़रूरत नहीं है। इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए क्या करोगे, यू एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी इज इक्वल्स टू एस एक्स, जिसको एक्स लिखोगे, यहाँ से टाइम की वैल्यू जैसे आप लिखे थे एस एक्स बाय यू एक्स, और इस टाइम की वैल्यू वर्टिकल वाले पे लिख देंगे तो अपने को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगा। आई थिंक मैं थोड़ा पेस कर रहा हूँ बिकॉज अब ये सारी चीज़ें बेसिक है, आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। तो ये रेंज हो गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और अगर थर्ड केस के बारे में बात करें तो थर्ड केस मैं अब कर नहीं रहा हूँ, बिकॉज आपको बस फर्स्ट केस में क्या कर देना है, यू साइन थीटा को नेगेटिव कर देना है। तो ये ओवरऑल आपका फर्स्ट वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं अपन। और जो भी प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट 2 पार्ट था वो हमने बेसिकली थ्योरी कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट में हम इंक्लाइन के बारे में बहुत बढ़िया से बातें कर लेंगे, और फिर एक क्लास अपन क्वेश्चन वगैरह की लगा लेंगे जिसमें हम सारे ठीक ठाक अच्छे लेवल से, बेसिक लेवल से अच्छे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपका थ्योरी में आपने जो पढ़ा है उसको आप अप्लाई करना सीख पाओ। तो थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो पे मिलते हैं।